श्री बिमल ओसवाल जी कार्यकारिणी के सदस्य, श्री सुधीर चंद्र राय जी कार्यकारिणी के सदस्य, दीपक साहा जी जो जिला के प्रभारी हैं, और हमारे सम्मानित मंच, हमारे सहयोगी मिश्रा जी, और यहां बिलासीपाड़ा में उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, सबसे पहले तो मैं यहां जो बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है महामाया धाम को नमन करता हूं। उसी प्रकार यहां 17वीं शताब्दी में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर यहां आए, उनको भी नमन करता हूं। और इस पवित्र भूमि को और यहां की जनता को नमन करते हुए आज के इस चुनावी सभा में आप सब लोगों का नमस्कार। मित्रों, जो मैं चुनाव का माहौल देख रहा हूं और जिस तरीके से अशोक कुमार सिंह जी के लिए आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, उनकी गड़गड़ाहट से मैं समझ सकता हूं कि आपने उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पिछली बार जब मैं असम में आया था तो मैंने चाय के बागानों की चर्चा की थी और उस समय मेरे से पूछा गया था कि चाय के बागानों के लिए क्या किया गया है, और मैंने कहा था पूछने वाले आईने में अपने काम को तो देख लें। वो किससे पूछ रहे हैं? 60-70 साल में आपने तो कुछ नहीं किया। कांग्रेस के 15 साल में तो आप कुछ नहीं कर पाए, और जो 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के लिए किया है, वो 50 साल से 5 साल भारी पड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर 8 लाख चाय बागान के बगीचों के लिए चाय बागीचा और धान पुरस्कार देकर 8,000 का पुरस्कार देने का काम किया तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने किया, ये ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, हमारी जो बहनें जो प्रसूति की अवस्था में होती है, चाय के बागान में काम करती थी, उनके बारे में कोई नहीं सोचता था। उनको उस समय जब वो प्रसूति की अवस्था में होती हैं और उसके बाद उनके लिए 12,000 रुपए की व्यवस्था करके उनकी जीवन चले, उनकी लीला चले, बच्चों की देखरेख हो सके, इसकी चिंता थी। और अब महिला शक्ति सशक्तिकरण के लिए सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा ने तय किया है कि चाय बागान में काम करने वाले लोग, बहनें, प्रसूति अवस्था में उनको 18,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ये काम किया। मुझे याद है, मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था। पिछले चुनाव में राजेंद्र गोहेन साहब मेरे पास आए थे, अशोक सिंह जी भी आए थे, तासा जी भी आए थे। सब लोगों ने आकर, हमारे अपने रमेश्वर तेली जी भी आए थे। सब ने कहा कि चाय बागान में हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए। मैंने कहा मैं तैयार हूं। मुझे पता लगा कि चाय के बागीचे में डिस्पेंसरी के लिए मलकियत नहीं मिलती है, इसलिए सरकार को जमीन नहीं मिल पाएगी, इसलिए डिस्पेंसरी नहीं बन रही। मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनाया है,
निर्णय लेने में सक्षम हो, तुम फैसला करो, लेकिन चाय के बागीचे वाले बिना स्वास्थ्य सेवाओं के नहीं रहने चाहिए, इसकी चिंता करो। और मुझे तब याद है कि मैंने 130 मोबाइल मेडिकल यूनिट गुवाहाटी से भेजकर चाय के बगीचों में स्वास्थ्य की चिंता की गई, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही 1000 करोड़ रुपए अभी चाय के बगीचों के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ चाय के बगीचे में बहनों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए इस साल रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए। अभी मेरे को पता लगा कांग्रेसी नेता बोल रहे थे कि कोई प्रगति नहीं हुई है, प्रगति नहीं हुई है। मैंने कहा इनको नहीं दिखेगी प्रगति, इनको नहीं दिखेगी सड़कें, इनको नहीं दिखेगी कि बागीचे को जाने वाली सड़कें हर पक्की हो गई हैं। इनको इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि 5 साल में इनकी प्रगति नहीं हुई है। ये प्रगति प्रगति चिल्ला रहे हैं, ये अपनी प्रगति नहीं हुई। कहने लगा कि जुमलाबाजी और प्रगति में अंतर होता है। मैंने कहा मैं तो जानता हूं, दादी, पापा और मम्मी ने जुमलाबाजी ही तो की थी, और क्या किया था? बोलो, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था कि नहीं लगाया था? तो गरीबी हटी क्या उस समय? बोलो, बोला था कि नहीं शासन उसको दो जो शासन कर सके, शासन चला पाए क्या? कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और क्या दिया? भ्रष्टाचार युक्त सरकार दी, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। जुमले तुम करो और प्रगति हमको समझाओ। अरे प्रगति तो हमने की। मैंने आपको चाय के बगीचे की बात बताई, आयुष्मान भारत उठा लो, उज्ज्वला योजना उठा लो, उजाला योजना उठा लो, सौभाग्य योजना उठा लो। मैं एक बात यहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कभी भी किसी को धर्म के आधार पर नहीं देखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बढ़ा करके पिछले 60-70 सालों में तुमने समाज को बांट के रखा। ये फलाना है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। बताओ, आयुष्मान भारत धर्म के आधार पर दिया जाता है क्या? भारत की 50 करोड़ जनता को मिल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। इससे बड़ा काम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या हो सकता है? बोलो, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, गैस का सिलेंडर महिलाओं को 8 करोड़ बहनों को मिला है। धर्म के आधार पर नहीं, आवश्यकता के आधार पर मिला है, और सबको मिला है, 8 करोड़ जनता को मिला है। आप बताइए, 2.5 करोड़ के आसपास सौभाग्य योजना में लोगों को जोड़ा गया, यानी उनके घर में बिजली नहीं थी। आयुष्मान भारत के तहत लोगों को जोड़ा गया। ये हर तरीके से विकास की योजना बनी। मित्रों, ये याद रखना, ये लोगों को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी का है, और लोगों को छोड़ करके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी का है। इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए अभी चाय के बागानों की बात हो रही थी। एक यहां पर षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र क्या हुआ कि एक टूल किट बना। टूल किट यानी एक डिजिटली एक रास्ता बताया गया कि भारत को बदनाम कैसे किया जा सकता, और उसमें तय हुआ कि चाय को और योग भारत को दुनिया में बदनाम करने की योजना बनी। चाय को और योग को। बोलो, चाय असम से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? चाय असम से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? अब चाय को बदनाम करने का मतलब असम को बदनाम करना है कि नहीं है? जो ये कर रहे थे उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, ये हमको समझना चाहिए।
ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे क्या? ऐसे लोगों को जवाब देना है कि नहीं देना है? देने का तरीका एक ही है, बटन दबा के कमल के निशान को और अशोक सिंह जी को फिर से विधानसभा में भेजो, इसकी हमको तैयारी करनी है। मित्रों, कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालियापन पर पहुंच गई है, मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया। आप कहोगे क्या शब्द बोल रहा है, लेकिन आप बताओ ये कभी संभव हुआ? एक ही समय में दो जगह चुनाव हो रहे हैं। आज केरल में भी चुनाव हो रहा है और आज बंगाल में भी चुनाव हो रहा है। केरल में सीपीएम के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव सीपीएम के खिलाफ लड़ रही है। केरल में सीपीएम के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रही है और उसी समय बंगाल में गले मिलकर के चल रही है। ये है कांग्रेस का मानसिक दिवालिया। धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टियों के साथ समझौता करने का काम कांग्रेस ने पकड़ा। फिर चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, चाहे यहां असम हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जो असम की अस्मिता की रक्षा करना अपना धर्म समझती है और उसको लेकर के आगे बढ़ती है। मित्रों, आजकल मैं चुनाव में देखता हूं कि पॉलिटिकल टूरिस्ट बहुत आते हैं। पॉलिटिकल टूरिस्ट, राजनीतिक वो टूरिस्ट फोटो खिंचाते हैं और फोटो की अपॉर्चुनिटी देते हैं। राहुल गांधी आए, अपनी तस्वीर खिंचाई और पीछे चाय का बागान दिखाया। जब मैंने पता किया तो पता चला कि ताइवान का बगीचा है, सामने राहुल गांधी खड़े। दूसरी बार आए, फिर फोटो खिंचाई और पीछे चाय का बगीचा लगा दिया। जब मैंने फिर पता किया तो पता चला कि श्रीलंका का बगीचा है और आगे राहुल गांधी खड़े। इनको भारत के असम का बगीचा भी नहीं दिखता, फोटो भी नहीं दिखती। और वोट किसका लेना? असम का। वोट किसका लेना? चाय की बागान में काम करने वाली जनता का। फोटो किसका खिंचाना? ताइवान का। फोटो किसका खिंचाना? श्रीलंका का। एक नेत्री आई और उन्होंने वो पीछे वो रख करके अपना पत्तियां तोड़ने लग गई। उनको मालूम ही नहीं है कि पत्ती सूखते अप्रैल में, मार्च में ही तोड़ने लग गई। मित्रों, चुनाव आ गया है, पत्तियां सूख गई हैं, पत्ती भी तोड़ो, वोट भी निकाल करके लाओ और लोगों को जिताओ, अशोक सिंह जी को जिताओ, इसकी चिंता करो। ये हम आपको निवेदन करेंगे। मित्रों, हमारे 10 संकल्प हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र की जो बाढ़ की त्रासदी है उससे हम निजात दिलाएंगे। बहुत बड़ा संकल्प है ये। इसके लिए सैटेलाइट सर्वे करेंगे, रिजर्वायर बनाएंगे, जहां जहां पानी अधिक है वहां रिजर्वायर बना करके नई नई व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे। लेकिन बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को निजात दिलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। यहां भी मैं देख रहा हूं पुरुषों से महिला शक्ति आगे है। बड़ी संख्या में महिला शक्ति आई है। आप बताइए, सर्बानंद सोनोवाल जी ने, हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने अरुणोदय शुरू किया कि नहीं किया? और उससे आपको ताकत मिली कि नहीं मिली? अब हमने तय किया है कि इसी के लिए 3000 रुपए की आर्थिक व्यवस्था 30 लाख बहनों तक पहुंचाएंगे। ये हमने उनके हाथ में महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, उनके हाथ में आर्थिक सबलता चाहिए, बच्चों की चिंता कर सके, उसकी पढ़ाई की चिंता कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो उनको अलग से किया ही किया है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए ये भी हम लोगों ने अरुणोदय के तहत किया है। हमने असम की संस्कृति की रक्षा की बात कही है। असम की संस्कृति की रक्षा के लिए लगभग 12,000 के आसपास जितने भी नामघर हैं, सभी नामघर की जमीन
जो लोगों ने हड़पी है वो वापस दिलाएंगे, नाम घर के नाम कराएंगे और 2.5 लाख रुपए दे करके उनकी सारी के सारे नाम घर को ठीक करेंगे। बहनों के लिए, बच्चियों के लिए 8 क्लास में पहुंचने के बाद मुफ्त की स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था करेंगे। ये हम उनमें से करने वाले हैं। उसी तरीके से डिलिमिटेशन होगा और अधिकार आपको चुनाव में राइट मिल सके, इसकी भी हम चिंता करेंगे। 2 लाख लोगों को 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और पहले साल में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 2022 के मार्च तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और ऐसे 2-2 लाख करके 10 लाख देंगे। उसी तरीके से लगभग स्वरोजगार के लिए हम स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत उनको हम 2 लाख लोगों को, यूथ को हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे ताकि वो आगे खड़े हो सकें। इसकी हम चिंता करेंगे और असम के गांवों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एग्रीकल्चर में भी और खेती में भी और पोल्ट्री में, फिशरीज में, बी कीपिंग में, सब चीजों में उनको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा संकल्प है और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको अक्षरशः निभा करके हटती है। ये हम सब लोग जानते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें ध्यान में होगा कि राइनो किस तरीके से समाप्त हो रहे थे और राइनो के साथ साथ कांग्रेस किस तरीके से बढ़ रही थी। अब राइनो बच गए हैं, कांग्रेस समाप्त हुई है, इस बात को समझना चाहिए। ये इनका सीधा रिश्ता था। तब इनकी सरकार रही, राइनो के ऊपर अत्याचार होते रहे, राइनो मारे गए, लेकिन अब उसमें भी रुकावट आई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हमने कहा कि असम की भाषा की चिंता करते हैं, असम की हम संस्कृति की चिंता करते हैं, असम के बारे में हम चिंता करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं असम की अस्मिता श्रीमंत शंकर देव से जुड़ी है। ये हमको समझना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये हमारी सरकार है जिसने गोपीनाथ बोरदोलोई जी को अटल जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया और असम का नाम गौरव किया, सर ऊंचा किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र हजारिका के असम की चिंता की है, तो हमारी सरकार है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, नाम घर के लिए 2.5 लाख रुपए देना और असम दर्शन के तहत 9,000 नाम घरों के लिए आर्थिक व्यवस्था कर देना, ये काम हुआ है। मित्रों, हम जब यहां पर आए हैं तो हमको यह भी ध्यान में होगा कि असम लंबे समय तक अशांत रहा है कि नहीं रहा है? बोलो, यहां बोडो आंदोलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बोलो, हजारों लोग मारे गए कि नहीं मारे गए? बोलो, हजारों पुलिस वाले मारे गए कि नहीं मारे गए? बोलो, हजारों शांत प्रिय सिविल के लोग मारे गए कि नहीं मारे गए? कांग्रेस ने क्या कहा? बोडोलैंड भी चलता है, लोग मरते भी रहेंगे, हम भी जीते रहेंगे, सब चलता रहे। ये जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरी ताकत लगा करके बोडो आंदोलन को समाप्त करके बोडो अकॉर्ड कराया गया और असम में सदा सदा के लिए शांति बहाल की गई है। इसको समझना चाहिए। और देखो, असम की पहचान भी रखी, बोडो की समस्या भी सुलझाई, 4000 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया, लगभग 5000 के आसपास असॉल्ट राइफल सरेंडर हुए, आत्मसमर्पित हुए। 5000 असॉल्ट राइफल का समझो कि असम में कितनी अशांति थी, वो सरेंडर हुए। उनके लिए 4 लाख रुपए की व्यवस्था हुई ताकि वो फिर से अपने पुनर्जीवन में आ सके। 3000 रुपए, 6,000 रुपए 3 साल के लिए दे करके वो जीवन में समर्पित हो सके, खड़े हो सके, इसकी चिंता की गई। और 1500 करोड़ रुपए देकर बोडो लैंड की दृष्टि से बोडो की समस्या का सुझाव किया गया, एक तरीके से शांति लाई गई। ये हमको समझना चाहिए।
ये इच्छा शक्ति की देन है जिसके कारण ये सब कुछ हो चुका है। वन टाइम सेटलमेंट करके बोडोलैंड की समस्या का सुझाव हुआ और उसमें से हम लोग आगे निकले हैं, उनको समझना चाहिए। अभी मैंने एक कांग्रेस का निवेदन सुना। क्या निवेदन था कि असम से प्रधानमंत्री हुए हैं मनमोहन सिंह, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दो। क्या तर्क है? अरे असम की जनता को धन्यवाद देना चाहिए था कि मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री बनाए रखा असम से, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और असम को मिला क्या प्रधानमंत्री जी से? गैस की रॉयल्टी नहीं दे सके। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब यह विषय उनके सामने आया, एक हफ्ते के अंदर असम को 8,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी दे दी गई। यह हमको समझना चाहिए, गैस की रॉयल्टी दे दी गई। इसलिए मित्रों, अब 13वें वित्त आयोग में 94,000 करोड़ रुपए मिला असम को यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और मोदी जी की सरकार में 14th फाइनेंस डिवीजन में 1,55,000 करोड़ रुपए मिला। अब देखिए विकास की कहानी किस तरीके से लिखी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी को मिला, असम को मिला। 6 मेडिकल कॉलेज हमने दिए, 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया कि नहीं दिया? इसलिए विकास की कहानी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 11,500 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। 5 साल में 6 ब्रिज बने। बोली ब्रिज बना जो मोदी जी ने कंप्लीट करके दिया। सारी रेलवे लाइन नैरो गेज से ब्रॉड गेज बनाई है तो मोदी जी के टाइम पर हुआ, ये हमको समझना चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री 35 बार असम आकर के असम के विकास में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।